अपनी पढ़ाई की धारा को हम आगे बढ़ाते हैं और हिंदी माध्यम का 10वीं कक्षा की पार्ट 1 को जहाँ छोड़े थे, उसी से आगे कहानी को बढ़ा रहे हैं। मैंने लास्ट टॉपिक तक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनको समझा था। अब इनके आगे जो आज का टॉपिक है पहला, वो है संसाधन नियोजन। मैं इनको समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। मतलब कि अगर आपके पास जो संसाधन हैं, जैसे आपके गाड़ी में तेल है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल जो भी डलवाते हैं, तो वो तेल भी आपका संसाधन है, ठीक है? अगर उसका विवेकपूर्ण आप उपयोग कर रहे हैं, तो वही संसाधन नियोजन है। या फिर आप दिन भर गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो आप संसाधन का गलत उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि खत्म हो जाएगा और आप दोबारा उसको पा नहीं सकते हैं। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती भरकर बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। मीन्स कि जो आप संसाधनों का अगर आप विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, तो संसाधन नियोजन है। और इसी चीज़ों की दोहन, विवेकपूर्ण जो दोहन हो रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है कि एक रणनीति तैयार करनी है। ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। आदि ऐसे प्रदेश हैं। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। हुँ, चलिए। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है। संसाधन का जो नियोजन है, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए तो ये अपरिहार्य है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ-साथ सघन ज जनसंख्या व्याप्त है। भारत में जनसंख्या भी है, जनसंख्या के संग में ही में आपको यहाँ पे जनसंख्या में विविधता भी पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है कि भारत में हर तरह की के लोग रहते हैं। हर तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, हर तरह की त्योहार मनाए जाते हैं, हर तरह की भाषाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, हर तरह की त्योहारों का हम लोग सम्मान करते हैं। इसी को कहते हैं विविधता। हर तरह की खान-पान वाला देश है, हर तरह की ड्रेसिंग सेंस वाला देश है। तो इन्हीं को हम कहते हैं विविधता। और विविधता के साथ-साथ आपका सघन जनसंख्या भी है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब है। जैसे झारखंड की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ और भी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। ध्यान दीजिएगा, बिहार के हम लोग हैं, तो बिहार में कौन-कौन से संसाधन पाए जाते हैं, इन पर विशेष आप लोगों को ध्यान देना है। बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उनका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ-साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। राजस्थान अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बट वहाँ पे जल संसाधन नहीं है, जल नहीं है। भारत के अंतर्गत लद्दाख ऐसे जैसे भी देश क्षेत्र हैं, जो स्थित मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग-थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। See the पेज नंबर।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लिए लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही है। मतलब कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। मतलब कि भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम आज़ादी को ले लिए 1947 में, तो भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा मुसीबत बोलिए या फिर लक्ष्य बोलिए या फिर चैलेंजिंग बोलिए था कि भारत को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। जिसके लिए भारत ने पंचवर्षीय कॉन्सेप्ट को लिया, 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट को लिया। तो उसमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना आप देखिएगा तो 1947 से ही स्टार्ट हुआ था। किसी भी इकाई पर किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित राज्य हैं। आगे चलते संसाधनों का संरक्षण का तात्पर्य है कि आप संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे आप उसको बचा सकते हैं, कैसे आप उसको बचाकर फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए आप उनके लिए आप उसको सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति विकास के संसाधनों में सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अनेक अहम भूमिका होती है। अगर देश को डेवलप करना है, कल्चर को डेवलप करना है, समाज को डेवलप करना है, तो आपको क्या बोले हैं, संसाधन आवश्यक है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग है किसी विविध प्रकार के रासायनिक, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। अर्थात अगर आप इन संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, जैसे आप दिन भर गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल जलाते हैं, तो आने वाले समय में पेट्रोल तो ऐसे ही खत्म है और आने वाले समय में पेट्रोल और खत्म हो जाएगा। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। मतलब कि आप जो संसाधन है उस संसाधनों का विवेकपूर्ण और कायदे से उपयोग कर रहे हैं, यह कहलाता है संरक्षण। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। मतलब कि संसाधन को किस प्रकार से संरक्षण करना है कि हम इसका उपयोग कर सकें, ये ये करना हमारे इन लोगों के लिए, समाज सुधारकों के लिए, नेताओं के लिए, चिंतकों के लिए, पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। यह जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ज़रूरी है कि आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान दें और इस पर अपना एक शॉर्ट नोट रेडी कर लें। क्या बोल रहे हैं महात्मा गांधी? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है। मतलब हमारे पास यूज़ करने के लिए, खाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जितना चाहिए वो तो है, लेकिन हमारी लालच जो है, उस लालच को पूर्ति करने के लिए नहीं है। चलो रख लेते हैं, बाद में काम आएगा, इसके लिए नहीं है। हम पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझाइए, इस पे टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर यही लिखिएगा कि भारतीय संसाधन इतने हैं कि हम उसको अगर कायदे से यूज़ करें तो हम सभी को उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उसको लालच के रूप में आकर अगर उपयोग करते हैं, तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। और हम आगे बढ़ते हैं तो मेधा पाटेकर, इनका नाम आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वन लाइनर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित थे और 4 ऑप्शन दे देता है। या फिर दे देगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया या किससे संबंधित हैं, तो 4 नीचे ऑप्शन दे देगा। ध्यान दीजिएगा। फिर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है चिपको आंदोलन से। संदीप पांडे द्वारा जल संचय संरक्षण पर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है।
ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। सराहनीय प्रयास है। मनुष्य संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। आप संसाधन की मदद से ही आप अपना जीवन यापन चला सकते हैं। तो आप संसाधन आपके जीवन यापन को चलाने में भी अहम योगदान निभाता है, इसलिए ये आपके लिए और महत्वपूर्ण है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है, अर्थात संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। ये अवधारणा के आधार पर मानव ने इसका इनका अंधाधुंध दोहन किया है, मतलब खूब कटाई किया है, खूब अत्याचार किया है, खूब बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। इससे कारण पर्यावरण में समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। आठ एक सेकंड हो गई हैं। ये क्या हुआ, छूट गया है क्या? गांधी जी, देख लीजिए इसको भी। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का सर्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीकी की शोधात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर रहा है। मजबूर कर देता है। गांधी जी द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। अर्थात कि आप मशीन से अगर उत्पादन कर रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है कि जो आम जनता का जो उत्पादन है वह घट जाता है। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक क्रोध से बचाया जा सके। अगर आप आम जनता को काम दे रहे हैं, जनता को अगर काम दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बेरोजगारी है वो घटती है। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकेगा। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन भी हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम, ध्यान दीजिएगा, रोम क्लब में इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार विकसित में प्रकाशित हुए हैं। फ्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी साधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया। आप पूछिएगा सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब क्या होता है कि आप उन चीज़ों का विकास करते हैं जो आपके साथ तो विकास संभव है ही, और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका उपयोग हम आज भी करें और उसको हम संरक्षित करके रखें, जिसका प्रयोग आने वाली भविष्य के लोग भी कर सकें। ठीक है? इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो रियो डी जेनेरियो, ये सारे सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रियो डी जेनेरियो उनमें 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में इस संबंध में एक सुनियोजित प्रयास था। 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में भी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास रहे हैं। ठीक है। संसाधन मनुष्य के संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है।
जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है, अर्थात संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है की अवधारणा के आधार के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, मतलब मानव इसकी बहुत कटाई की, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। व्यक्ति लालच के लिप्सा अ, व्यक्ति लालच के ला व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। मतलब कि इसने अपने लालच लिप्सा अर्थात अपनी ग्रीडीनेस के कारण, अपने बहुत ज़्यादा लालचीपन की रवैयों के कारण संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। मतलब कि बहुत इसकी कटाई की है, बहुत रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जंगलों को काटा है, फैक्ट्रीज़ के लिए जंगलों को साफ़ कर दिया है। क्या हुआ है कि पर्यावरणीय चीज़ों का तेज़ी से ह्रास किया है। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में बँट गया है। कौन-सा समाज बँटा है, कैसा समाज बँटा है, इसको हम आगे समझते हैं। संपन्न लोगों जिनके पास संसाधन हाथ में है, संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे क्या हुआ है? भूमंडलीय तापन, भूमंडल का तापन बढ़ गया है। आप देखिएगा गर्मी में तापमान जो भारत का है, लगभग लगभग कोई कोई जगह पे आपको 50 डिग्री के आसपास भी हैं। कोई कोई राज्य में 50 डिग्री टच कर रहे हैं। आप जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, ठीक है? अगर चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और ये विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भूमंडलीय तापन, ओज़ोन क्षय मतलब ओज़ोन परत का क्षय होना, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता सभ्यता संस्कृति को निकल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विध्वंस चलता रहा तो पृथ्वी का जैव विकास, जैव संसार विनाश के कगार में आगोश में आ जाएगा। अगर इस तरह से ये चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर सारे जीव मरने लगेंगे। उपरोक्त परिस्थिति में से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जड़र को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको अपने आप दिमाग में याद रखे रहिएगा। पहला, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों द्वारा के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वही भूमंडलीय तापन, वन संरक्षण, वही जंगलों को कैसे बचाया जाए, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। ये सारे कार्य आपके रियो डी जेनेरियो सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। ध्यान देने योग्य बातें हैं आपके लिए, ठीक है? फिर चलते हैं आगे कार्यक्रम 21 पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास अर्थात यूएनसीईडी के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र था, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए
तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी की गई। मुझे उम्मीद है कि आप चैप्टर मेरे साथ पढ़ रहे हैं और साथ में आप अपनी बुक को भी रखे हुए हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अपने साथ अपनी बुक को ज़रूर रखे रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर का मिले और बेनिफिट मिले। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 जून से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि वो 1992 में हुआ था और ये सिर्फ +5 साल के बाद अर्थात 1997 में हुआ है। ठीक है? फिर आया क्योटो सम्मेलन की बारी। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। ठीक है? इसमें 6 गैसों जैसे CO2, मीथेन, N2O, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए उसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7%, यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8% है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7% और जापान 6% कटौती पर सहमत हुए हैं। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल में समझौता हुआ था 1987 में और उसे एक्सपेंड करके यहाँ पर समझौता किया गया। इस सम्मेलन को विश्व स्तर सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं आगे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी के साथ ही आपका चैप्टर जो रहा समाप्त हो गया। ठीक है? जो भी डाउट हो आप मुझसे अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे डाउट का निवारण किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।